हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द डेस्टिनेशन सक्सेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ये हमारी क्लास 12th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 की है, जो आपका तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप है। ऑलरेडी आपके जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाएं हैं मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाके दोनों वीडियोस को देखो और फिर थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बिना किसी डिले के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का आता है, चैप्टर का नाम इटसेल्फ जो है आपका तृतीयक क्रियाकलाप। तो तृतीयक क्रियाकलाप क्या होती है? बेसिकली हमने पढ़ा कि जो प्राथमिक होती हैं उसमें हम कच्चे माल को बनाते हैं, जो द्वितीयक क्रियाएं होती हैं, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज जिसको आप कहते हो, उसमें हम इसी कच्चे माल का उपयोग करके कुछ नया बनाते हैं। और लास्ट हमारी तृतीयक या टर्जरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? इन दोनों में हमने सामान बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या बनाएंगे? हम सामान को ले जाने के लिए हमें कुछ साधन चाहिए होगा, कुछ चीजें चाहिए होंगी बेचने के लिए। तो वो जो साधन होते हैं ना, वो हमारी तृतीयक क्रियाकलाप में आते हैं। तृतीयक क्रियाकलाप का संबंध अमूर्त सेवाओं से है। अमूर्त मतलब जिनको आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो, टच और देख नहीं सकते हो। उसके बाद इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं, जैसे कि आपकी परिवहन की सेवा आ गई, संचार की सेवा आ गई। जितनी भी सेवाएं होती है ना आपकी, सारी तृतीयक में आती हैं। तृतीयक व्यवसाय में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। इसमें हम किसी प्रकार की वस्तु जो होती है उसको नहीं बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं यहाँ पर? सेवा बनाते हैं। तृतीयक क्रियाओं का वर्गीकरण, इसको हमने वर्गीकृत कर रखा है, अलग अलग डिवाइड कर रखा है अलग अलग पार्ट्स में। सबसे पहला हमारा आता है व्यापार, दूसरा हमारा परिवहन, ठीक है, संचार, और आखिरी हमारा अन्य सेवाएं। व्यापार क्या होता है? किसी भी चीज का लेन देन करना, या तो किसी भी चीज का या किसी भी चीज के बदले पैसे का जो हम लेन देन करते हैं उसको हम व्यापार कहते हैं। दूसरा आपका आता है परिवहन। परिवहन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो सेवा होती है ना, ये जो प्रक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं परिवहन। तीसरा हमारा आता है संचार। संचार क्या होता है? अपने थॉट्स को, अपने विचारों को दूसरे इंसान तक पहुंचाना या व्यक्त करना आपका संचार में आता है। और लास्ट आपकी अन्य सेवाएं, जैसे आपकी बैंकिंग सेवाएं हो गई हैं, चिकित्सा सेवाएं हो गई हैं, ये सारी आपकी अन्य सेवाएं में आ जाएंगी। उसके बाद इन्हीं वर्गों को आगे डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। सबसे पहले हमारा आता है व्यापार। व्यापार का होता है वस्तुओं के क्रय व विक्रय, यानी खरीदने बेचने को व्यापार कहते हैं। किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसे हम व्यापार कहते हैं। यह मुख्य से दो रूप का होता है। व्यापार हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है थोक व्यापार, दूसरा हमारा आता है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार व्यापार हम सबको पता है, सदर बाजार, जहाँ पर हम एक बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में चीजों को खरीदते हैं, जिस दर्जनों में खरीदते हैं चीजों को, तो वो हमारा आता है थोक व्यापार। इस व्यापार को वे बिचौलिए स्थापित करते हैं, जो विनिर्माताओं से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। मतलब जो जिन्होंने बनाया है उस सामान को, उनसे सीधा डायरेक्ट वो हमें बेचते हैं या उपलब्ध करवाते हैं, वो हमारा थोक व्यापार होता है। इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोग संलग्न होते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। एक बड़ी संख्या में लोग इंक्लूडेड इसमें होते हैं, और जो भी आपका रोजगार होता है उसमें लोगों को मिल जाता है। तो एक तरीके से आप इसमें ये भी कह सकते हो कि जो भी सामान प्राप्त होता है, जो भी माल बनता है, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो ये थोक व्यापार होता है। दूसरा फुटकर व्यापार, जिसमें जो उपभोक्ता होता है वो वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है। प्रत्यक्ष रूप मतलब आपके ज्यादा मात्रा में आप नहीं खरीदते हो, एक या दो सामान आप खरीदते हो। और दूसरा, इसमें ना तो आपसे डायरेक्ट फैक्ट्री सामान इसमें नहीं आता है, जो आपके ये बिचौलिए होते हैं, इनके थ्रू जो भी सामान इन्होंने बेचा है, जिसको भी बेचा है उनके थ्रू आप ये खरीदते हो। मतलब ये आपका बिचौलिया था, इसने सामान बेचा इस व्यापारी को, आप सामान किससे खरीदोगे? बिचौलिए द्वारा जो सामान बेचा है जिस व्यापारी को, उस व्यापारी से आपने खरीदा है, तो वो आपका फुटकर व्यापार होता है। इसके अंतर्गत फुटकर दुकानें, रेहड़ी वाले, स्वचालित बिक्री मशीनें, डाक आदेश आदि आते हैं। मतलब जो भी आपकी दुकानें आप आसपास देखते हो, जिससे आप रोजमर्रा में सामान खरीदते हो, वो सारे आपके फुटकर व्यापार में आते हैं। इसमें देखो आपको दिखाया भी है, उत्पादक। उत्पादक कौन होता है? जो सामान बना रहा है फैक्ट्री में, वो आपका उत्पादक है। वो किसको सामान बेचता है? थोक व्यापारी को। थोक व्यापारी किसको बेचता है? आपका फुटकर व्यापारी को। और फुटकर व्यापारी किसको बेचता है? आपका एंड में उपभोक्ता, जो आप हो, मतलब जो आप प्रयोग कर रहे हो, आप उपभोक्ता हो। तो एक तरीके से श्रृंखला होती है, चेन होती है पूरे व्यापार की।
दूसरा हमारा आता है इसी में टॉपिक, व्यापारिक केंद्र। व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं? व्यापार और वाणिज्य का सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहते हैं। एक तरीके से सेंटर जो होता है व्यापार का, जो कि नगर और आपके कस्बे होते हैं, इनको हम व्यापारिक केंद्र कहते हैं। व्यापार के स्थान, व्यापार के 3 तरीके के स्थान होते हैं आपके। सबसे पहले ग्रामीण विपणन केंद्र, मतलब जो ग्रामीण केंद्र होते हैं जो गांव में स्थित होते हैं। दूसरा नगरीय बाजार केंद्र, जो नगरों में बाजार लगते हैं, जो आपके बड़े बड़े नगरों में बाजार लगते हैं, वो आपके नगरीय बाजार केंद्र में आते हैं। और तीसरा आवधिक बाजारें, मतलब जो आपके आवधिक तौर पर बाजारें लगते हैं। उसके बाद इन्हीं को डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। ग्रामीण विपणन केंद्र, ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है? ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं तथा निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। मतलब जो आसपास इनकी बस्तियां लगी हुई होती हैं, उनमें रहने वाले लोगों का भरण पोषण करते हैं, और जो आसपास बस्ती के लोग होते हैं वही इस बाजार को लगाते हैं। इनमें अधिकांश केंद्रों में थोक बाजार और फुटकर व्यापार क्षेत्र होते हैं। फुटकर नहीं, यहाँ पर फुटकर लिखा होगा, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, वर्ड्स कट गए हैं। तो जो आपके फुटकर व्यापार होते हैं और जो थोक व्यापार होते हैं, वो भी इन्हीं क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं। जैसे कि आप सदर बाजार में जाओगे, बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप सदर बाजार में जाओगे तो आप देखोगे वहीं पर लोग छोटी छोटी झोपड़ियां ऐसी बनी होती हैं, वहीं पर वो सामान बेच रहे होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि वहीं पर वो रह रहे हैं, निकट की वस्तु में रह रहे हैं, और उसी वहां पर वो बाजार लगा रहे हैं अपने भरण पोषण के लिए। दूसरा आपका इसमें आता है नगरीय बाजार केंद्र। तो नगरीय बाजार केंद्र क्या होते हैं? नगरीय बाजार केंद्रों में और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती है। मतलब जो आपने ऊपर पढ़ा, जो आपका ग्रामीण विपणन केंद्र थे, इनसे जो विशिष्ट सेवाएं होती हैं, जो विशिष्ट चीजें होती हैं, वो आपको नगरीय बाजार केंद्र में प्राप्त होती हैं। और ये कहाँ स्थित होते हैं? आपके नगरों में स्थित होते हैं। और जो नगरवासी होते हैं, इन्हीं की सेवा के लिए ये बने हुए होते हैं। उसके बाद आपका आता है तीसरा और आखिरी, आवधिक बाजार। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होती, मतलब जिनमें आपके बाजार वगैरह इतने नहीं होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े इलाके होते हैं, वहां पर क्या होता है, अलग अलग कालिक अंतरालों पर स्थानीय अवधि बाजार लगाए जाते हैं। मतलब सरकार क्या करती है, जो कुछ समितियां बनाई हुई होती हैं, वो क्या करती हैं कि कुछ फिक्स्ड टाइम बाद या कुछ अंतराल के बाद वहां पर बाजार लगवा देती है वो लोगों के लिए। ये साप्ताहिक या पाक्षिक नहीं होते हैं, मतलब सप्ताह में आप एक बार, जैसे आपके मंगल बाजार हो गए, थर्सडे मार्केट हो गई है, फ्राइडे मार्केट हो गई है, इस टाइप से लगाई जाती है, जो आसपास के ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। मतलब उस बाजार में जो भी आपके आसपास के लोग होते हैं, उन सबकी जरूरत की चीजें वहां पर प्राप्त करवा दी जाती हैं। उसके बाद आपका ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र में डिफरेंस है। जो हमने ऊपर पढ़ा, सबसे पहले तो ग्रामीण का होते हैं, बस्तियों में होते हैं, और निकटवर्ती बस्तियों में के होते हैं, और वहीं पे जो लोग होते हैं उनके भरण पोषण के लिए बने हुए होते हैं। दूसरा नगरीय विपणन केंद्र क्या होते हैं? ये कहाँ पर होते हैं? आपके नगरों में होते हैं, जो नगर के लोगों की सेवाओं के लिए बने होते हैं। उसके बाद जो ग्रामीण बाजार होते हैं, इनका केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र सेवाएं प्रदान करना है। इसका मुख्य बात क्या है, ये क्यों लगाए जाते हैं? सेवा प्रदान करने के लिए। किनको? ग्रामीण लोगों को, या जो नगरीय लोग हैं, जो आपस उनके उसी के पास उनका घर है, उन्हीं को सेवा प्रदान करने के लिए। और नगर के बाजार किस लिए होते हैं? ताकि जो विशिष्टीकृत चीजें हैं, जिसमें विशिष्टीकृत सेवाएं हैं या वस्तुएं हैं, वो प्रदान करवा सके नगर के लोगों को। इन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। मतलब जो गांव के आपके बाजार होते हैं, उसमें व्यक्तिगत सेवाएं और व्यावसायिक सेवाएं जो होती हैं वो नहीं होती हैं, इतने व्यवसाय के अवसर उसमें नहीं होते हैं। और जो नगर के गांव होते हैं, नगर के जो आपके बाजार होते हैं, ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं। इनका केंद्र क्या होता है? आपका विनिर्मित वस्तु प्रदान करना। विनिर्मित वस्तु हमने द्वितीय क्रिया में पढ़ता है कि विनिर्माण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का दोबारा निर्माण करना। उसके बाद हमारा आता है तीसरा और आखिरी डिफरेंस। ये केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मतलब ये जो गांव के बाजार होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? सिर्फ ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ऐसे जो नगर के बाजार किस लिए बनाए जाते हैं? व्यवसायिक सेवा के लिए। मतलब व्यवसायिक जो आपके व्यवसाय वाले काम है, ऐसी सेवाएं लोगों को प्रदान करवाई जा सके। जैसे जो आपके टेंट्स लगते हैं चिकित्सा के लिए, आजकल कोरोना टेस्टिंग के लिए बहुत सारे टेंट्स लग रहे हैं नगरों में। आप मेट्रो स्टेशन के नीचे देखो या किसी भी जगह देखो, तो कोरोना टेस्ट वहां पे हो रहे हैं। तो क्यों लगवाए जा रहे हैं? वो एक विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए, या फिर एक व्यावसायिक सेवा प्रदान करने के लिए। उसके बाद आता है आपका परिवहन।
परिवहन एक दूसरा प्रकार है तृतीयक क्रिया का। परिवहन क्या होता है? वस्तुओं का या फिर व्यक्ति का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाने ले जाने की सेवा को हम परिवहन कहते हैं। ये तो बहुत ही ईजी है, ये आपने अपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। उसके बाद हमारा आता है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, कि किन किन कारकों की वजह से हमारा जो परिवहन है, जो ये प्रक्रिया है लाने ले जाने की, वो किस तरीके से प्रभावित होती है। सबसे पहला भू क्षेत्र। भूमि क्षेत्र एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है परिवहन को प्रभावित करने के लिए। कैसे? अगर भूमि क्षेत्र अच्छा होगा, जैसे कि जो नगर है इनमें भूमि क्षेत्र अच्छा होता है, आपकी सड़कें विकसित होती हैं, आपके हाईवे बने हुए होते हैं, तो उससे क्या होता है, परिवहन जो होता है वो अच्छा होता है। हमारे यहाँ पे गाड़ियां वगैरह, बस वगैरह, इन सब की सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं। पर ऐसे क्षेत्र जो नगरीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर रोड अच्छी नहीं बनी हुई है, हाईवे वगैरह कुछ भी नहीं है, वहां पर परिवहन सेवाएं जो होती हैं वो बहुत बेकार होती हैं या फिर नहीं ही होती हैं। जैसे दूर दराज के जो गांव होते हैं ना, जिनमें रोड्स वगैरह कुछ इतनी अच्छी नहीं होती, जो विकसित नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपकी बसें भी नहीं जाती हैं। तो एक भूमि क्षेत्र या भू क्षेत्र एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है आपके परिवहन को। दूसरा, विकास का स्तर। जैसे मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन करा, जो जितना विकसित क्षेत्र होगा उसमें उतना ही अच्छा परिवहन होगा, और जो जितना पिछड़ा हुआ क्षेत्र होगा उसमें उतना ही बेकार विकास का परिवहन का स्तर होगा। उसके बाद आता है परिवहन के साधनों की उपलब्धता, कि जो परिवहन के साधन है वो उपलब्ध है उस क्षेत्र में या नहीं। जैसे कि जो नगर वाले इलाके हैं ना, उसमें साधन उपलब्ध होते हैं आपको परिवहन के, मतलब यहाँ पर आपको बसें वगैरह आसानी से मिल जाती हैं, या रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, या एयरपोर्ट बने हुए हैं, तो आपको परिवहन बहुत आसानी से यहाँ पे मिल जाते हैं और आप उपयोग भी हो जाते हैं। पर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें परिवहन के साधन आपको नहीं मिलते, इसीलिए वहां पर परिवहन प्रभावित हो जाता है बहुत ज्यादा। उसके बाद मार्गों की स्थिति, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि नगरों में हाईवे वगैरह बने हुए होते हैं, रोड्स अच्छी होती हैं, ट्रैफिक वगैरह इतना नहीं होता है, रोड की स्थिति भी अच्छी होती है। तो मार्गों की स्थिति अच्छी होती है तो परिवहन भी आपको इजीली मिल जाता है और अच्छा मिल जाता है। अगर मार्गों की स्थिति ही बेकार होगी तो आपको परिवहन भी वहां पर नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। उसके बाद मांग, कि कितनी मांग है उस परिवहन की। जैसे जो नगर है, दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, बहुत जनसंख्या वाला राज्य है हमारा दिल्ली। तो इसमें क्या होता है, परिवहन चाहिए होता है हमें। हर किसी को अपने काम पे जाने के लिए या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आपको बसेस वगैरह ज्यादा मात्रा में मिलेंगी। इसी का उल्टा अगर हम कोई ऐसा राज्य देखें जिसमें जो जनसंख्या है बहुत कम है, या दिल्ली की अपेक्षा कम है, तो वहां पर बसें वगैरह भी कम होंगी, क्योंकि वहां पर मांग इतनी नहीं है। तो मांग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो या कारक होता है, जो आपके परिवहन को प्रभावित करता है। उसके बाद हमारा आता है पर्यटन। पर्यटन क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में टूरिज्म कहते हैं। टूरिज्म आपने सबने सुना होगा, जो आपके टूरिस्ट वगैरह होते हैं वो हम दूसरे देश से आते हैं हमारे देश में, क्यों? घूमने के लिए। तो ये भी एक तरीके का व्यापार होता है जो हम करते हैं। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय आमोद प्रमोद के उद्देश्य से अधिक की जाती है। मतलब व्यापार तो करते ही करते हैं हम, इसमें साथ में हम आमोद प्रमोद भी करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या घूमने के उद्देश्य से भी ये चीज करी जाती है। पर्यटन में लोग अपने निवास स्थानों एवं कार्यस्थलों पर अस्थायी तौर पर थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पर जाकर मनोरंजन करते हैं। मतलब आप दिल्ली में रहते हो, यहाँ आपका निवास स्थान है, आप यहाँ पर रहते हो, पर कुछ समय के लिए आपने क्या करा, आप राजस्थान चले गए घूमने के लिए। तो ये क्या हो गया, आपका पर्यटन हो गया, जिसमें आपका उद्देश्य क्या है जाने का, मनोरंजन करना। तो ये आपका पर्यटन होता है। उसके बाद आता है आपका पर्यटन सेवा को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किन किन कारकों की वजह से, किन किन चीजों की वजह से आपकी जो पर्यटन सेवा होती है वो प्रभावित होती है। सबसे पहला मांग, कि जिन क्षेत्रों में मांग ज्यादा होती है उन क्षेत्रों में पर्यटन जो होता है वो भी तीव्र गति से बढ़ता रहता है या फिर अच्छे स्तर पे होता है। और जिन क्षेत्रों में आपकी पर्यटन सेवा की मांग नहीं होती है, जहाँ लोग नहीं जाते हैं इतना, तो वहां पर आपकी पर्यटन सेवा भी कम होती है। जैसे कि दिल्ली, सॉरी, राजस्थान, या फिर मनाली, मान लो आप राजस्थान या फिर जो आपका मनाली है, इन क्षेत्रों में पर्यटन की मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लोग ज्यादा घूमने जाते हैं। अपेक्षाकृत झारखंड, आपने सुना है कभी कोई झारखंड घूमने गया हुआ है? ऐसे ही घूमने के लिए शौक से नहीं जाते हैं लोग इतना। राजस्थान मनाली ऐसी जगह जहाँ लोग ज्यादा जाते हैं, तो यहाँ मांग ज्यादा है तो यहाँ पर सेवा भी ज्यादा होगी। यहाँ पर मांग कम है तो यहाँ पर सेवा भी कम होगी। दूसरा आपका परिवहन, कि परिवहन की सुविधाएं कैसी हैं।
आपका अगर किसी जगह पर जाने के लिए परिवहन की सुविधाएं अच्छी हैं तो वहाँ पर पर्यटन सेवा भी अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पर आप आसानी से जा सकते हो घूमने के लिए। जहाँ पर आपकी पर्यटन सेवा ही नहीं है, जहाँ पर आप जा ही नहीं सकते हो, तो आप उस स्थान पर पर्यटन सेवा का उपयोग भी कैसे होगा। तो इसलिए जिन क्षेत्रों में या जिन जगहों पर आपकी परिवहन सेवा अच्छी नहीं होती है, वहां पर आपकी पर्यटन सेवा भी अच्छी नहीं होती। दूसरा आपकी जलवायु। जलवायु बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी पर्यटन सेवा में। जिन क्षेत्रों में जलवायु अच्छी होती है वहां पर लोग ज्यादा जाते हैं, क्यों? ताकि मौज मस्ती ज्यादा अच्छे से हो जाती है। जिन क्षेत्रों में आपकी जलवायु अच्छी नहीं होती, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो इस जगह पर कोई घूमने भी नहीं जाता, तो वहां पर पर्यटन सेवा भी नहीं होती है। उसके बाद आता है आपका भूमि दृश्य, जहाँ पर भूमि दृश्य अच्छा हो, जिसको आप व्यू कहते हो। जैसे कि आपको पहाड़ों की साइड का व्यू बहुत अच्छा है, राजस्थान साइड का आपका व्यू बहुत अच्छा है, गुजरात का जो आपका कच्छ का व्यू है वो बहुत अच्छा है, तो वहां पर लोग ज्यादा घूमने जाते हैं, वहां पर पर्यटन सेवा ज्यादा होती है। भले ही जैसे आप दूसरे क्षेत्रों में जाओगे तो वहां पर इतनी अच्छी व्यूज आपको नहीं मिलते, इतनी अच्छी दृश्य आपको नहीं देखने को मिलते, तो वहां पर लोग नहीं जाते घूमने के लिए। तो भूमि दृश्य भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके पर्यटन सेवा में। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक इसमें आता है चतुर्थक क्रियाएं। चतुर्थक क्रियाएं और जो आपकी तृतीय क्रियाएं हैं वो काफी हद तक सेम है, दोनों में हम सेवा का उत्पादन करते हैं। बस एक जो फर्क है वो किस चीज का है, आपकी पर्यावरण का। कि जो चतुर्थक क्रियाएं होती है ना, वो आपकी एक विशिष्ट पर्यावरण में ही दी जा सकती हैं। मतलब आपको अगर चतुर्थक क्रियाकलाप करनी है तो आपको एक विशिष्ट पर्यावरण चाहिए होगा, स्पेसिफिक पर्यावरण चाहिए होगा, तभी आप उस चीज को कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। जैसे कि आपका हॉस्पिटल, चिकित्सा की जो सुविधाएं होती हैं आप सिर्फ हॉस्पिटल में दे सकते हो, हॉस्पिटल वाली चीज आप घर में नहीं कर सकते। तो ये होती है हमारी चतुर्थक क्रिया। ये बहुत ही विशिष्ट जटिल प्रकार की क्रियाकलाप है जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप से है, मतलब जिसके लिए आपको एक विशिष्ट ज्ञान भी चाहिए होता है। जैसे कि मैंने आपको हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया, एक पर्यावरण के साथ साथ एक डॉक्टर को ज्ञान भी होना चाहिए एक पेशेंट को ट्रीट करने का। अगर उसको ज्ञान ही नहीं है तो आप ये क्रिया नहीं कर सकते हो। चतुर्थक शब्द से तात्पर्य है उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध तथा विकास के लिए नए विचार देना है। मतलब अ, इनका काम क्या होता है, आपका चिंतन करना, शोध करना और लोगों के विकास करने का इसमें योगदान होता है, या फिर इन इन चीजों पे ध्यान दिया इसमें जाता है। उसके बाद आपका आता है संचार। संचार क्या होता है, आपका अपने विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने को हम संचार कहते हैं। मतलब अपने विचार या अपनी कोई भी जानकारी जब आप दूसरे इंसान को पहुंचाते हो तो वो आपका संचार होता है। उसके बाद संचार के प्रकार बताए गए हैं। संचार हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका संचार, दूसरा आपका होता है जनसंचार। संचार क्या होता है, जो सिर्फ दो लोगों के बीच में होता है। मतलब आप हो, आपकी एक फ्रेंड है, आपने क्या करा, अपनी और अपनी फ्रेंड के बीच में आपने कुछ चुगलियां करी किसी तीसरे इंसान की, भाई ये तो ऐसे करती है, ये तो वैसे करती है। आपकी फ्रेंड ने भी आपको दो बात बता दी, हाँ मैंने भी इसको ऐसे देखा, मैंने भी इसको ऐसे देखा, तो ये क्या हुआ, आपका संचार हुआ, जो आपकी सिर्फ दो लोगों के बीच में होता है। दूसरा आपका आता है जनसंचार। जनसंचार क्या होता है, जो एक पूरे के पूरे क्षेत्र में या पूरे के पूरे उसमें जगह में पता चल जाती है बातें, वो आपकी जनसंचार होती हैं। जैसे कि आपकी कोई भी न्यूज आती है, कोई मर गया, कोई टीवी स्टार मर गया, कोई सुपरस्टार मर गया, तो किस पे न्यूज आती है, टीवी पे आती है। क्यों? ताकि पूरे के पूरे विश्व में वो बात फैल जाए, तो वो आपकी जनसंचार होती है। मतलब पूरे के पूरे जन में जब आपकी संचार चले जाती है। उसके बाद आता है आपका केपीओ। केपीओ क्या होता है, ज्ञान आधारित भारत स्त्रोत्र। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे एक से दो बार आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो केपीओ या फिर ज्ञान आधारित भारत स्त्रोत्रन क्या होता है, यह एक सूचना प्रेरित ज्ञान का भारत स्त्रोत्रन है। भारत स्त्रोत्रन मतलब एक सोर्स है, एक तरीके का सोर्स, या फिर आप स्त्रोत्र कह सकते हो, कि जिसके द्वारा हमें इसके बारे में पता चलता है। तो ज्ञान का एक स्रोत या फिर एक सोर्स है जिसमें विशेषता किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें किसी विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है। बिना किसी ज्ञान के हम इसको नहीं कर सकते। इसमें उच्च श्रेणी के कुशल कर्मी संलग्न होते हैं। इसमें एक अच्छी श्रेणी के या फिर टॉप लेवल के जो कर्मी होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, वो मिले हुए होते हैं।
जैसे ई लर्निंग होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जैसे कि आप आजकल कर रहे हो यूट्यूब से पढ़ना हो गया, गूगल से पढ़ना हो गया, ये आपका ई लर्निंग आता है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, आपको एक विशिष्ट ज्ञान चाहिए होता है। अब इंसान को पढ़ाना आना चाहिए, अगर इसको यूट्यूब चलाना ही नहीं आएगा तो यूट्यूब पे पढ़ाएगा कैसे, या फिर एक बच्चे को यूट्यूब से पढ़ना ही नहीं आएगा तो वो पढ़ेगा कैसे। तो इसलिए आपको क्या चाहिए होता है, इसके लिए एक विशिष्ट ज्ञान चाहिए होता है, एक सोर्स चाहिए होता है, एक स्रोत चाहिए होता है जिससे आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सको। उसके बाद आता है आपका द्वितीयक और तृतीयक क्रिया में प्रमुख अंतर। प्रमुख अंतर आपका यही है कि आपका जो द्वितीयक क्रियाएं होती हैं उसमें चीजों का निर्माण होता है, उसमें विनिर्माण होता है, और तृतीयक क्रियाएं जो होती हैं उसमें आपका सेवाओं का निर्माण होता है। इसमें मूर्त चीजें बनती हैं। मूर्त चीजें क्या होती हैं आपकी, जिनको आप देख और छू सकते हो, तो इसमें आपकी मूर्त चीजें बनती हैं। और जो आपकी तृतीयक क्रियाएं होती हैं इसमें आपकी अमूर्त चीजें बनती हैं। अमूर्त चीजें क्या होती हैं, अमूर्त चीजें वो होती हैं जिसको आप देख और छू नहीं सकते, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो। तो इसमें आपकी अमूर्त चीजें सेवाएं बनती हैं, और इसमें आपकी मूर्त चीजें बनती हैं। और द्वितीय क्रिया में और तृतीय क्रिया में काफी सारे डिफरेंस होते हैं, जैसे कि इसमें देखो आप लिखा हुआ है कि द्वितीय क्रियाकलाप में उत्पादन तकनीकी मशीनों से होता है, और काफी सारी चीजें जो होती हैं वो इसको प्रभावित करती हैं। जबकि जो तृतीय क्रियाएं होती हैं इसमें उत्पादन कर्मचारी करते हैं, और कुशलता अपनी ज्ञान और जो भी उनके अनुभव होते हैं उन पर आधारित होता है। मतलब जितना उनके पास ज्ञान होगा, जितनी उनके पास कुशलताएं होंगी, जितना उनके पास अनुभव होगा, उतनी अच्छी सेवा आपकी बन के निकलेगी। और इसमें आप बाद में लिखा है, लास्ट चीज में लिखी है कि उत्पादन जो है वो परिश्रमी के रूप में होता है। जो आपका उत्पादन होता है वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी मेहनत होगी उतना अच्छा आपका सेवा निकल कर आएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है होम शोरिंग का। तो होम शोरिंग क्या होता है, ये हम आजकल बहुत देख रहे हैं कि जब से कोरोना का टाइम चला है सबको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम है, इसी को हम हिंदी में कहते हैं होम शोरिंग। तो होम शोरिंग क्या होता है, एक तरीके का किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मियों को घर बैठकर काम करने की जो सुविधा प्रदान करी जाती है उसको हम होम शोरिंग कहते हैं। बहुत ही इजी चीज़ है, आप देख रहे हो, ऑफ कोर्स सी बात है, आप अपने एग्जांपल्स लिख सकते हो। जैसे कोरोना का जो काल चल रहा है इसमें भी काफ़ी सारे, जैसे अभी देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो कंपनियां क्या करती हैं, अब तो नहीं चल रहा खैर, बट जो पहले चल रहा था, तो कंपनियां क्या करती हैं, अपने कर्मचारियों को या फिर अपने कर्मियों को ऐसी सुविधा प्रदान करती है कि वो घर से बैठे बैठे भी अपने काम को पूरा कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, होम शोरिंग। ये सूचना प्रक्रमण क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय जो इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं इन पे प्रचलित है। मतलब इसमें मेन सोर्स क्या होता है, आपका इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी काम इसमें कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका श्रृंखला भंडार। श्रृंखला क्या होती है, एक तरीके से चेन। और भंडार क्या होता है, एक ऐसी जगह या फिर एक मतलब बहुत ही भारी मात्रा में या बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में किसी चीज को इकट्ठा करके रखना। एक भंडार चलाने के अनुभव को अन्य भंडार पर लागू करने, अपनी जगह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाना श्रृंखला भंडार है। मतलब एक भंडार चलाने का जो किसी इंसान को अगर अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो वो क्या करता है, कोई अन्य भंडार पर भी उसी चीज को लागू कर सकता है, अपने किसको बढ़ाने के लिए, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को बढ़ाने के लिए। इसे कहते हैं श्रृंखला भंडार। मतलब एग्जाम्पल, किसी का दादा था, उसको बहुत ही अच्छे कपड़े बनाने आते थे, तो उसने क्या करा, अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। यही अनुभव उसने दूसरी कंपनी में लगाया, दूसरी कंपनी खोली अपनी ही, उसमें लगाया, और वो कंपनी दे दी अपने बेटे को। इस बेटे ने क्या करा, जब इस बेटे का बेटा हुआ तो इसने भी एक कंपनी अपने बेटे को खुलवा दी अपने अनुभव के बेस पर। तो इसमें क्या हुआ, एक श्रृंखला बन गई, किसकी, भंडार की। भंडार किसका था, अनुभव का। तो इसको कहते हैं हम श्रृंखला भंडार। लास्ट आपका इसमें आता है अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन क्या होता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। मतलब जो पूरा आपका ग्लोब है, जो अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग कंट्रीज है हमारे देश में, हर किसी पे जो वितरण है, हर किसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है, किसका, मिलने वाले अवसरों का। किसी देश को ज्यादा अवसर मिले हैं विकास करने, किसी देश को कम अवसर मिले हैं अपना विकास करने के लिए। और संचार प्रौद्योगिकी तक सभी देश की समान पहुंच नहीं है। और मतलब सूचना प्राप्त करने में और संचार जो प्रौद्योगिकी है, हर देश एक समान नहीं है। किसी में सूचना जल्दी मिल जाती है, किसी में सूचना देर से मिलती है। क्यों, क्योंकि किसी के पास तकनीक अच्छी होती है, किसी के पास तकनीक अच्छी नहीं होती है।
विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं जबकि विकासशील देश पीछे रह गए हैं। जो विकसित देश है उनके पास इतनी अच्छी तकनीक है कि वो किसी भी सूचना को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं और सूचना के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। पर जो विकासशील देश है ना कहीं इस चीज में पीछे रह गए हैं, क्योंकि वो अपने आप का विकास करेंगे कि तकनीक का विकास करेंगे। तो पहले ऑफकोर्स ही बात है ना, वो अपना विकास करेंगे, तकनीक तो बाद में भी देखी जाएगी। और ये जो तकनीक वो बाद में देखेंगे, उसके चक्कर में क्या हो रहा है, वो पीछे रह गए हैं। इसे कहते हैं हम अंकीय विभाजन। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको इसमें लिखने को आता है तो आपको इसमें यही बताना है कि पूरे देश में जो वितरण है संचार का, ज्ञान का और अपना विकास करने के जो अवसर होते हैं, उनका वितरण आपका असमान है। हर देश को समान अवसर नहीं मिले हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो विकसित देश हैं वो तो आगे बढ़ गए हैं, पर जो विकासशील देश है वो पीछे रह गए हैं। इसी को इन्होंने अंकीय विभाजन कहा है। और ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट होते ही आपका जो आर्थिक क्रियाएं हैं, पूरा का पूरा टर्म जो है आपकी ज्योग्राफी में वो खत्म हो चुका है, जिसमें हमने प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों क्रियाएं कर ली हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। और कोई डाउट हो तो आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द न्यू वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. Hope you like the video and all the best for your exams.